नमस्कार। इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने बात किया था कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं, उनकी ज़रूरतें कहाँ कहाँ पड़ती हैं, कैसे वो प्राप्त होते हैं। इन सभी तमाम के बाद हम बात करेंगे बैलेंस डाइट क्या होता है। उसी चैप्टर का एक पार्ट है बैलेंस डाइट। तो सबसे पहले हम इसमें और भी कई बातों को करेंगे इस पार्ट में, और इस पार्ट से ही हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको ये मेरी बातें या जो मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें हैं आपको समझ में आ रही होंगी। तो इसी आशा के साथ मैं आगे भी ये कंटिन्यू करता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं बैलेंस डाइट। जनरली जब हम भोजन करते हैं, जैसे हमने पीछे भी क्लास में बात किया था कि जब हम भोजन करते हैं तो हमें हर एक मिनरल, हर एक विटामिन्स या जितने भी हमें कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं हमारे शरीर के लिए, हमने 7 कंपोनेंट्स को काउंट किया था। तो सभी कंपोनेंट्स एक रिक्वायरमेंट मात्रा में, जितनी इसेंशियल है उतने मात्रा में हमें चाहिए होता है, और इसी का नाम क्या दे दिया गया है, बैलेंस डाइट। यानी बैलेंस डाइट का मतलब क्या हुआ कि जो भी हम भोजन लेते हैं वो सब, उनकी जो मात्रा है वो पर्याप्त रूप से हमें मिल सके, सभी कंपोनेंट्स हमें पर्याप्त रूप में मिलते रहें, उसी भोजन को हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। जाहिर सी बात है हम अलग अलग भोजन लेते हैं, अलग अलग हमारा शरीर जो है अलग अलग न्यूट्रिएंट से अलग अलग कार्य करता है। तो उन सभी न्यूट्रिएंट्स को अगर एडिक्वेट मात्रा में लें हम, एडिक्वेट अमाउंट में लें हम, यानी एक प्रॉपर पर्याप्त मात्रा में अगर हम लेते हैं, तो उसी चीज़ को या उसी डेफिनेशन को हम क्या कहेंगे, वो हमारा जो डाइट होगा वो बैलेंस डाइट कहलाएगा। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें बैलेंस डाइट में क्या क्या लेना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि बैलेंस डाइट में अगर हम मिल्क ग्रुप की बात करें, दूध की बात करें, तो मिल्क पी सकते हैं, या मिल्क से बने हुए जो प्रोडक्ट हैं, जो दूध से बने हुए प्रोडक्ट हैं, उनको हम यूज़ करेंगे तो हमारा मिल्क ग्रुप का जो विटामिन्स हैं या जो मिनरल्स हैं वो जो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम मीट ग्रुप की करें, जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए क्या ज़रूरी हो जाता है, या वो अगर लेते हैं तो जो मीट में आता है, जैसे चिकन हो गया, फिश हो गया, लैम्ब हो गया, जिस किसी भी चीज़ का वो अगर वो फ्लैश खाना पसंद करते हो, अगर वो मीट खाते हैं, तो वहाँ पे उनकी जो रिक्वायरमेंट है, जो बैलेंस डाइट के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा अगर मीट नहीं खाते हैं तो वो सब्स्टिट्यूट के आधार पे क्या ले सकते हैं, बीन्स लेंगे, पीज लेंगे, नट एंड सीड्स। इन सब से भी जो मीट ग्रुप का है, या जो कह सकते हैं बहुत सारी जो मिनरल्स हैं, जो विटामिन्स हैं, जो प्रोटीन है, जो चिकन, फिश और लैम्ब से मिलते हैं, अगर हम ये नहीं खाते हैं तो हम बीन्स, पीज और नट एंड सीड्स लेकर के उस चीज़ की पूर्ति कर सकते हैं। फिर तीसरी बात करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रुप। जाहिर सी बात है हमारे घरों में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर हम पर किया जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट लें, ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स खाएं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे ही हेल्थ के लिए, हमारे ही भविष्य के लिए ये हमें प्रेशराइज्ड किया जाता है कि हम जो फ्रूट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लें, जो सीजनली वेजिटेबल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ईट करें। इससे हमारा क्या होगा, बैलेंस डाइट, जो कह सकते हैं कि जो हमारा एक हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी है, जो हमारे सिस्टम को काम करने में सहायता देता है, वो चीज़ जो है हमारा फुलफिल हो जाएगा। अगर हम बात करें ग्रेन ग्रुप की, तो ग्रेन ग्रुप क्या है, तो इंक्लूडिंग ब्रेड्स एंड सीरियल्स, इसमें ब्रेड और सीरियल्स इंक्लूडेड है। ये तो हो गया हमारा बैलेंस डाइट क्या होगा। जाहिर सी बात है वो डाइट, ध्यान दीजिएगा, ऐसा भोजन जिसमें एडिक्वेट अमाउंट में, यानी पर्याप्त मात्रा में सभी अलग अलग जो भी न्यूट्रिएंट्स, मिनरल, विटामिन, प्रोटीन जो भी हैं वो हमें मिलते हैं, और उनके द्वारा हमारी बॉडी फंक्शनिंग ईजिली चलती है, या कह सकते हैं सामान्य रूप से चलती रहती है, उसी डाइट को हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड डाइट।
इज इट क्लियर? तो हम आगे चलते हैं। मुझे आशा करता हूं कि ये बात आपको बैलेंस डाइट जो डिफिनेशन है ये समझ में आया होगा। आगे हम बात करते हैं डिफिशियंसी डिजीज। देखिए, डिफिशियंसी डिजीज का मतलब है संतुलित आहार जो हम नहीं ले पाते हैं, या जो भोजन हम प्रॉपर ढंग से नहीं ले पाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है, उसकी कमी से होने वाला रोग, या अगर हम एक सरल भाषा में कहें तो खाने पीने की कमी के कारण होने वाला रोग क्या कहलाता है? डेफिशिएंसी डिजीज कहलाता है। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, प्रोटीन्स की कमी होती है, विटामिन्स की कमी हो जाती है, या मिनरल की कमी हो जाती है, जो हम डाइट लेते हैं, जो हम फूड सप्लीमेंट लेते हैं या जो भोजन करते हैं, उसमें अगर इन सभी मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है और उस कमी के कारण जो कुछ भी बीमारी हमें होगी, किसी भी प्रकार की अगर हमें दिक्कत होती है, तो ये बीमारी क्या कहलाती है? डिफिशियंसी डिजीज, यानी खाने पीने से होने वाला रोग। और दूसरी चीज की जो डिफिशियंसी डिजीज है ये ट्रांसमिटेड नहीं होता है, यानी संक्रमण, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। अगर किसी एक व्यक्ति को डिफिशियंसी डिजीज है तो उसे ही रहेगा, उसके परिवार में, उसके भाई बहन, किसी को भी ये फैलता नहीं है। एक दूसरे से, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये ट्रांसमिटेड नहीं होता। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, अलग अलग बात कर लेते हैं कि किस डिफिशियंसी के कारण कौन सी बीमारी होती है या उसका निवारण क्या है, तो उससे परेशानी क्या होती है, इन सभी पे हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाती है तो हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और इस चीज़ को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, इन चीज़ों को भी हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़, जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा लास्ट पार्ट में, कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। अगर इसी कार्बोहाइड्रेट की हमारे शरीर में कमी हो जाएगी तो ये क्या करेगा? हमारे शरीर में एनर्जी की कमी हो जाएगी, यानी जो हम में सामर्थ्य है, जो हम में क्षमता है किसी काम को करने की, वो क्षमता धीरे धीरे क्या होगी? घटने लगेगी, कम होने लगेगी। जैसे अगर हम बात करें कि जो लेबरर मैन होता है, जो वर्क करता है, हार्ड वर्क करता है, जैसे खेती करने वाले किसान भाई हो गए, या रोड पर जो मजदूर काम करते हैं, या कंस्ट्रक्शन साइट पे जो मजदूर काम करते हैं, जो हेल्पर काम करते हैं, या कह सकते हैं कि जो मेनली फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, उनको कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है एनर्जी प्रदान करता है, स्टेमिना देता है, क्षमता देता है हमें किसी काम को करने के लिए। दूसरी बात अगर हम करें, वहीं पे देखेंगे कि वैसे पर्सन को तो मोर कार्बोहाइड्रेट चाहिए जो फिजिकली हार्ड वर्क करता हो, लेकिन जो सिटिंग इन हिज ऑफिस, ऐसा काम जो अपने ऑफिस में बैठ करके व्यक्ति जो करता हो, उसे उतना ज़्यादा, या ये कह सकते हैं कि अगर कंपेयर करें जो लेबरर है उसके अकॉर्डिंग इसे कम कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी इसका वेस्ट नहीं होता है जो अपने ऑफिस में बैठ करके जो जॉब करता है या काम करता है। ये तो हो गया डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की। अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी हमारे शरीर में तो हमें क्या परेशानी होगी? तो सबसे बड़ी परेशानी ये होगी कि हमारे शरीर में या हमें एनर्जी की कमी महसूस होगी। हमारे शरीर में हम में स्टेमिना नहीं रहेगा, किसी काम करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे क्या होगी? घटती रहेगी। तो हम किसी भी काम को करने में रुचि नहीं दिखाएंगे। दूसरी बात कर लेते हैं डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स क्या होती है। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए तो जैसा कि हमने पीछे इसके के बारे में भी पढ़ा, शरीर को बढ़ने में सहायक होता है, मसल्स को क्या करता है? ये मसल्स को ग्रोथ कराता है। तो इसमें देखेंगे थोड़ा सा हम, ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन इन देयर डाइट। जिन बच्चों को लंबाई या हेल्थ जो ग्रोथ हो रही हो, तेजी से बढ़ रही हो, यानी कि अगर हम कहें तो 8 से
15 या 17 साल ले लेते हैं, अगर इस रेंज में जो बच्चा होता है उसकी ग्रोथ जो थोड़ी फास्ट होती है, वो तेजी से बढ़ता है, उसकी हाइट भी बढ़ती है इस सेशन में, उसके बॉडी के डेवलपमेंट भी उसके तेजी से होते हैं, कई तरह के उसमें बदलाव भी आते हैं। तो उस समय उस बच्चे को या उस ग्रोइंग चिल्ड्रन को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है उसके भोजन में। अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है उसके भोजन में, उसके डाइट में, तो उसके जो मसल्स हैं, जो मांसपेशियां हैं, वो क्या हो जाएंगी? वीक हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी। इसी में बात करते हैं कि अगर डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स हो जाती है, अगर प्रोटीन की कमी होती है उसके शरीर में, उसके मसल्स कमज़ोर होने लगते हैं, तो ये एक बीमारी को लीड करता है, यानी एक बीमारी को क्या करता है? बढ़ावा देता है, और उसका नाम क्या होता है? क्वाशियरकोर। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाती है, प्रोटीन की मेनली कमी होती है। और इसी में हम बात करते हैं कि अगर डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन के साथ साथ अगर कार्बोहाइड्रेट की भी कमी हमारे शरीर में होती है, तो उस कमी को या उस तरह की बीमारी को हम एक नाम देते हैं, या नाम दिया गया है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिएशन, यानी PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिएशन। और ये जो है एक नई बीमारी को जन्म देता है जिसका नाम होता है मरासमस। और ये बीमारियां, क्वाशियरकोर या मरासमस, ये जो बीमारियां हैं, ये ज़्यादातर बच्चों में और कहाँ? रूरल एरियाज में, देहाती क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है। जैसे देखिए क्वाशियरकोर क्या है भाई? तो जैसे अगर ये बच्चा नॉर्मल है, यानी इसकी हाइट, इसके पैर, इसके घुटने, इसके पेट, इसके मुंह, इसके सर, सब कुछ इसके बॉडी के अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर हम ये देखें कि ये जो क्वाशियरकोर हो गया जिस बच्चे को, इसका ये पेट जो है अपने शरीर से क्या हो गया? बाहर की ओर निकल गया, पतली पतली हड्डियां होने शुरू हो जाती हैं, ये घुटना सूज जाता है, सर जो है पीछे की तरफ बड़ा सा दिखने लगता है। मतलब शरीर की जो बनावट है, जो स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा अलग ही दिखने लगता है। अगर हम बात करें इसमें क्या होता है, तो द कंडीशन अफेक्ट मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन फ्रॉम पुअर कंट्रीज। और ये जो कंडीशन है, ऐसे जो केसेस हैं ज़्यादातर करके जो गरीब देश हैं वहाँ पे देखने को मिलते हैं। और इसमें होता क्या है? तो सोलन एब्डोमेन, पेट का बाहर आ जाना या फूल जाना होता है। देयर स्किन क्रैक्स, जो चमड़ियाँ हैं ये क्रैक होने लगती हैं, जैसे टूटने से लगती हैं, या ये हम कहें कि एक पपड़ी जैसा, स्केली, एट बिकम स्केली, पपड़ी नुमा इसके शरीर से उखड़ना शुरू होता है। जैसे अगर हम बात करें, चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम क्वाशियरकोर है सम ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग। कुछ चीज़ें हैं जो सिम्टम्स उसमें दिखेंगे अगर वो क्वाशियरकोर से सफरिंग कर रहा है या क्वाशियरकोर उस बच्चे को हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम देख करके भी रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि हाँ, इसमें प्रोटीन की कमी हो रही है। जैसे सिम्टम्स देखिए, लार्ज पॉट लाइक बेली, उसके पेट जो है बड़े मटके की तरह होना शुरू हो जाता है। स्टेनड ग्रोथ, उसकी लंबाई जो है या उसका जो ग्रोथ है शरीर का, वो रुक जाता है। स्वेलिंग ऑफ फेस, उसके चेहरे पे सूजन रहती है। लिम्स, जो उसके अंग हैं या हाथ, पैर, मुंह, नाक, कान जो भी हैं, स्पेशली द फिट, खास करके पैर, ये जो होते हैं क्या हो जाते हैं? इनका ग्रोथ रुक जाता है। स्किन डिजीज, जो चमड़ी है उसके, उस पर कुछ तरह की बीमारियां, जैसे हमने कहा क्रैक्स हो जाते हैं, चमड़ी का जो परत है वो उखड़ना शुरू होता है। मेंटल रिटार्डेशन, जो मानसिक है, जो मानसिक गतिविधि है उसकी, या जो कह सकते हैं कि उसकी जो दिमाग है वो थोड़ा स्लो चलने लगता है, मंदता आ जाती है, डायरिया यानी दस्त होना शुरू हो जाता है। इस तरह की चीज़ों को अगर हम सिम्टम्स अगर मिलता है तो हम क्या कह सकते हैं कि उस बच्चे को या उस पर्टिकुलर बॉडी को क्या है, किस चीज़ की प्रॉब्लम है? तो प्रोटीन की कमी है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि इन सभी बीमारियों को या जो सिम्टम्स हैं इन्हें अपने साथ रिलेट ना कीजिएगा।
बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत इसे नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हम एक तरह से जानकारी ले रहे हैं इस बुक के माध्यम से, इस चैप्टर के माध्यम से। अगर आपको कुछ दिक्कत है तो आप डॉक्टर से मिलिए और इन सभी बीमारियों के सिम्टम से अपने आप को कभी रिलेट ना करना है, ये ध्यान रखना है। इफ द ट्रीटमेंट, अब यहाँ पे एक चीज़ क्या है, पॉजिटिव पॉइंट क्या है हमारा, कि अगर ट्रीटमेंट सही समय से शुरू हो जाता है, यानी उसके शरीर में प्रोटीन इम्प्रूव कर दिया जाता है, तो ये बीमारी जो है ठीक भी हो जाती है। ठीक है, इस चीज को हम देखते हैं। सिम्टम्स एंड साइन ऑफ मरासमस क्या है। जैसा हमने कहा कि अगर उसके शरीर में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी हो जाती है तो ये एक और बीमारी को जन्म देता है, एक नई बीमारी का जो जन्म देता है, जिसका नाम क्या है, मरासमस। और इसमें क्या होता है, देखिए उसमें तो था कि एब्डोमेन जो है थोड़ा सूज जाता है, ग्रोथ रुक जाती है। तो यहाँ पे देखिए जो मरासमस से पीड़ित बच्चे हैं उनमें क्या होता है, सनकेन आइज, धसी हुई आंख, थिन एंड बोनी फेस, कह सकते हैं कि जो हड्डीदार नुमा या नुकीला हड्डी जैसा दिखने वाला पतला फेस हो जाता है। पुअर ग्रोथ, उसकी ग्रोथ जो है स्लो हो जाती है, धीरे धीरे, मतलब बहुत ज़्यादा ही कम हो जाती है, ग्रोथ होती ही नहीं, ये कह सकते हैं। रिब क्लियरली विजिबल थ्रू द स्किन, ये जो रिब्स हैं, जो चेस्ट की हड्डियां हैं, ये जो हैं स्किन से बाहर जैसे लगता है कि दिखने लग रही हैं या ये बाहर निकल रही हैं, इस तरह की सीन हमें देखने को मिलता है। देखेंगे मरासमस क्या करता है, तो मरासमस इज मोर कॉमन अमोंग इन्फेंट एंड चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ऑफ एज। ये मरासमस होता किन में है, तो ये जो इन्फेंट बच्चे होते हैं, यानी जो शिशु बच्चे होते हैं, जो अभी हाल ही में पैदा हुए हैं, या कह सकते हैं कि अभी 0 एज में हैं, इन सब में भी देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ ये 5 साल की एज तक भी हो सकता है। इसमें क्या होता है भाई, अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम मरासमस, अगर कोई बच्चा मरासमस से बीमार है, मरासमस हो रखा है उसे, तो क्या होगा, वेरी थिन होगा, बहुत ही पतला दिखेगा। सो स्लो बॉडी ग्रोथ, उसकी बॉडी में ग्रोथ बहुत धीरे धीरे होगी। लैक ऑफ एनर्जी, शरीर में एनर्जी ही नहीं रहेगी, कम हो जाएगी। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी, यानी उसे भूख ही नहीं लगेगा, उसे खाने की इच्छा ही नहीं होगी। उसके पैर जो होंगे वीक हो जाएंगे। मेंटल रिटार्डेशन, यानी उसकी दिमागी जो शक्ति है वो स्लो होने लगेगी। पुअर मसल्स, उसकी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाएंगी, या डेवलपमेंट उसका कमज़ोर होगा या धीरे धीरे होगा। इन सभी चीज़ों को क्या करेगा वो, मरासमस जिसे हो गया है उस बच्चे ने, वो इन सारी चीज़ों को फेस करेगा। अब देखिए यहां पे क्या है, टू प्रिवेंट दिस डिजीज, इन बीमारियों से बचने के लिए, जैसे अभी हमने बात किया कि ये बीमारियां कहाँ होती हैं, मोस्टली देहाती एरिया में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग शिक्षित नहीं है, वहाँ पे इन तरह की बीमारियों को देखा गया है या पाया जाता है। तो इन बीमारियों से बचने के लिए सरकार ने बहुत सारी स्कीम भी चला रखी है। अब स्कीम क्या है भाई, तो जैसे अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ स्टार्टेड प्रोग्राम्स लाइक इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, यानी एकीकृत या कह सकते हैं सामेकित बाल विकास योजना। अब इस सामेकित या एकीकृत बाल विकास योजना में क्या होता है, तो जो गर्भवती माँ होती है उससे लेकर के उसके बच्चे के जन्म तक, बर्थ तक या बर्थ के बाद भी कुछ महीनों तक उस माँ को, उस बच्चे को एक स्कीम के तहत, सरकार के इस स्कीम के तहत खाने पीने, पोषण, दवाइयाँ, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है। इसके साथ साथ जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो स्कूलों में शुरू हो गया है क्या, मिड डे मील स्कीम, यानी मध्याह्न भोजन योजना, जो स्कूलों में चलाया जाता है, जिसमें बच्चे दोपहर में अपना टिफ़िन या लंच बॉक्स के न ला करके क्या करते हैं, स्कूल में ही बना हुआ भोजन खाते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे जो इनिशिएटिव जो सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इससे क्या है,
तो इसमें यही चीज़ है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि अपने भोजन पे, अपने डाइट पे ध्यान दें, ये सबसे ज़रूरी है। अगर हम बात करें विटामिन की, तो सम इंपॉर्टेंट विटामिन एंड देयर सोर्सेस, फंक्शंस, डेफिशिएंसी, डिजीज एंड सिम्टम्स। जैसे हम कुछ एक साथ रख रखे हैं क्योंकि छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, तो इनको हम अगर हम चार्ट के थ्रू देखें तो समझ में आएगा कि जो विटामिन्स हैं इनके सोर्सेस क्या हैं, इनका कार्य क्या है, इनसे होने वाली दिक्कतें क्या हैं, परेशानियां क्या हैं, बीमारियां क्या हैं और इनके सिम्टम्स क्या होते हैं। इन चीज़ों को हम चार्ट के द्वारा देखते हैं। जैसे यहाँ पे है, अगर हम बात करें सबसे पहले विटामिन ए की, तो इसके सोर्सेस क्या हैं, हमने पीछे भी पढ़ा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स, बटर, एग यॉल्क एंड कैरेट एंड फिश। ये सारी चीज़ें अगर हम कंज्यूम करते हैं, इन सभी चीज़ों को हम कंज्यूम करते हैं, तो इनमें कहीं ना कहीं हमें विटामिन ए हमारे शरीर के लिए जितना ज़रूरी होता है वो प्राप्त हो जाता है। इनके फंक्शन क्या है विटामिन ए का भाई, तो कीप आइज, हेयर एंड स्किन हेल्दी। हमारी आँखों को, बालों को और स्किन को ये हेल्दी रखता है। अगर हम ये इनकी कमी होती है, सपोज दैट अगर विटामिन ए की कमी होती है तो हमें दिक्कत क्या होगी, तो नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको रतौंधी भी कहा जाता है, यानी हमें रात में देखने में परेशानी होना शुरू हो जाता है। सिम्टम्स क्या है, हम कैसे जानेंगे कि हमें हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी है, तो ड्राइनेस ऑफ आइज, आंखें सूखी सूखी सी होने लगेंगी। इम्प्रॉपर विजन, कहीं भी अगर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें देखने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर हम बात करें विटामिन B1 की, तो इसके सोर्सेस क्या हैं, एग, होल ग्रेन एंड स्प्राउट्स। फंक्शन क्या करता है, तो एड इन डाइजेशन, भोजन को पचाने में सहायक करता है। मेंटेन नर्वस सिस्टम, हमारी तंत्रिकाओं को, हमारे तंत्रिका तंत्र को ये बनाए रखता है, मेंटेन करता है, सही रखता है। बीमारी क्या होगी इससे अगर इसकी कमी होती है, तो बेरी बेरी। अगर हम बात करें सिम्टम्स क्या है, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्वस, यानी हमारे तंत्रिका तंत्रों में सूजन आना लगेगा, नसों में सूजन होने लगेगा। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, हमें भोजन को पचाने में दिक्कत होने लगेगी। एंड हार्ट एबनॉर्मेलिटीज़, और हमारा जो दिल है, हमारी जो हार्ट है, इसमें असमानताएं आने लगेंगी, यानी जो समान रूप से, जो सामान्य रूप से वो काम कर रही है, कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। अगर हम बात करें विटामिन B2 की, तो इसके सोर्सेस क्या हैं, तो एग, मिल्क एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। क्या करता है भाई, इसके फंक्शंस क्या हैं, तो कीप स्किन एंड माउथ हेल्दी, हमारी स्किन को एंड माउथ को ये हेल्दी रखता है। परेशानी क्या होगी, डिजीज़ क्या होगी, तो स्किन डिसऑर्डर, यानी कहीं ना कहीं हमें चर्म रोग या चर्म से, हमारी चमड़ी से जुड़ा हुआ कोई ना कोई परेशानी शुरू हो जाता है। सिम्टम्स क्या दिखेंगे, तो इरिटेशन ऑफ आइज़, ठीक है, आँखों में जलन दिखना शुरू हो जाएगा, आँखों में जलन होना शुरू हो जाता है। स्किन एंड इंटेस्टाइन डिसऑर्डर, हमारे चर्म पे यानी चमड़ी पर और इंटेस्टाइन, जो आंत हैं, उनमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग, हमारे जीभ पे सूजन होने लगेगा, दिक्कत पर इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अगर हम बात करें B12 की, तो इसके सोर्स क्या हैं, मीट। काम क्या करता है, तो फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, RBC। ये रेड ब्लड सेल्स RBC को बनाने में मदद करता है। और RBC में क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन ही है जो हमारे शरीर का जो ऑक्सीजन है ये कैरी करता है और हर एक सेल तक ट्रांसपोर्ट करता है। इससे दिक्कत क्या होगी, बीमारी क्या होगी, तो एनीमिया हो सकती है। सिम्टम्स क्या होंगे, तो पेल स्किन, यानी हमारा शरीर पीला पड़ जाना। लैक ऑफ स्टेमिना, शरीर में एनर्जी की क्षमता की कमी। एंड एपेटाइट, फ्रिक्वेंट हेडेक। ठीक है, तो इस तरह से बार बार हमें हमारा सर दर्द शुरू हो जाएगा, है ना। इस तरह की चीज़ों से क्या होगी, परेशानी बनी रहेगी। यानी अगर हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई, या कह सकते हैं किसी भी तरह की अगर दिक्कत हुई, ठीक है,
अगर किसी भी तरह की अगर हमें दिक्कत समझ में आ रही है, या हम कहें किसी मिनरल की, किसी विटामिन की, किसी प्रोटीन की, किसी कार्बोहाइड्रेट की अगर हमें हमारे शरीर में कमी होती है, तो हमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम शुरू हमारे शरीर में हो जाती है। अगर हम इसी श्रृंखला में बात करें विटामिन सी, विटामिन सी के सोर्सेस क्या हैं, तो हमने बात किया जितने भी खट्टे फल हैं, साइट्रस फ्रूट्स, इनमें हमें विटामिन सी मिल जाता है, जैसे लाइम, ऑरेंज, लेमन, टोमेटो, स्प्राउट्स, इन सब में हमें क्या मिल जाता है, विटामिन सी मिल जाता है। फंक्शन क्या करता है भाई, तो हेल्प टू रेसिस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से हमें बचाता है। कीप टीथ, गम्स एंड जॉइंट्स हेल्दी, हमारे जो दांत हैं, जो मसूड़े हैं, जो हमारे शरीर के जॉइंट्स हैं, जो जोड़ हैं, इनको मजबूत रखता है। अगर हम में इसमें कमी होती है हमारे शरीर में विटामिन सी की, तो क्या होगा भाई, स्कर्वी, उस रोग का क्या नाम है, स्कर्वी। परेशानी क्या होगी, या कह सकते हैं सिम्टम्स क्या दिखना शुरू होंगे, लूजनिंग ऑफ टिथ, दांत टूटना शुरू हो जाएगा। स्पॉन्जी एंड ब्लीडिंग गम्स, जो हमारे मसूड़े हैं वो थोड़े सूजन में हो जाएंगे और हमेशा क्या करेंगे, खून का स्राव होना वहाँ से शुरू हो सकता है। इंक्रीज्ड सस्पेक्टिबिलिटी टू डिजीज, जो हमारे अंदर रोगों की जो कह सकते हैं ससेप्टिबिलिटी जो है, संवेदनशीलता, जो हमें रोग की जो कह सकते हैं कि एक रोग होने का जो चांसेस है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। हमेशा कोई ना कोई बीमारी आके घेरे ही रहेगी। ससेप्टिबिलिटी यानी संवेदनशीलता बना रहेगा। स्लो हेलिंग ऑफ वुंड्स, अब यहां पे ध्यान देना है, जो हमारे घाव हो जाते हैं, अगर हमें कहीं चोट लग जाती है, अगर हमें विटामिन सी की कमी है, स्कर्वी है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो हमारे जो घाव होंगे वो धीरे धीरे भरते हैं, हील, वो जल्दी ठीक नहीं होते हैं। वीकनेस, पेन इन लिम्स, हमारे पैरों में, हमारे अंगों में, जो हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में कमजोरी सी बनी रहेगी, दर्द सा बना रहेगा। आगे हम बात कर लेते हैं विटामिन डी की। तो इसके सोर्सेस क्या हैं, मिल्क, फिश एंड एग, सनलाइट। सनलाइट भी जरूरी है। काम क्या करता है भाई, फंक्शन क्या करता है, तो ऐड इन द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स इन चिल्ड्रन, यानी बच्चों में जो नॉर्मल ग्रोथ होती हैं, हड्डियों की जो नॉर्मल ग्रोथ होती हैं, उनमें ये मदद करता है। अगर ये कमी है तो क्या होगा, रिकेट्स हो जाएगा। और सिम्टम्स क्या दिखेंगे, तो वीक बोन्स, हड्डियों का कमज़ोर होना, जॉइंट एंड बोन डिफॉर्मिटीज़ लाइक बो लेग एंड पिजन चेस्ट, यानी जो पैरों का टेढ़ा होना, डिफॉर्मिटी हो जाएगा, यानी जिस स्थिति में पैर होने चाहिए वैसे नहीं होगा, कुछ न कुछ अलग चेंजेस इसमें देखने को मिलेंगे। हमारा जो चेस्ट है वो पिजन चेस्ट का मतलब इस तरह का चेस्ट दिखना शुरू हो जाएगा। जो हड्डियां हैं वो डिफॉर्म हो जाती हैं, यानी अपना रूप बदलना शुरू कर देती हैं। अगर हम कहें कि ये मनुष्य है, तो इसकी हड्डियां जो है ये बाहर की ओर चेस्ट निकलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं वो शुरू हो जाते हैं। अगर हम बात करें विटामिन के की, ऊपर हो गया ज़्यादा, अगर हम विटामिन के की बात करें तो ये किससे मिलता है भाई, स्पिनच, कैबेज और एनी अदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल। कोई भी अगर हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल यानी हरी पत्तेदार सब्जी खाते हैं तो हमारा विटामिन के जो है हमारे शरीर में पूरा हो जाता है। वर्क क्या करता है यानी फंक्शन क्या करता है, तो हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। क्लॉटिंग का मतलब है खून का थक्का जमाना, यानी यहाँ से मतलब है टू स्टॉप ब्लीडिंग। अगर हमें कहीं चोट लगती है या कोई पार्ट हमारा कट जाता है, अंग कटता है, तो जो ब्लीडिंग है वो बहना, ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। और ब्लीडिंग कुछ देर बाद हम देखते हैं जनरली 2 मिनट, 1 मिनट, 2-4 मिनट, जिसके शरीर में जिस तरह की ब्लड क्लॉटिंग का क्षमता होता है उसके अकॉर्डिंग उसकी जो खून का बहना है, उसके खून का जो बहाव है वो धीरे धीरे रुक जाता है। और ये किसके कारण होता है, तो विटामिन के कारण होता है। अगर ये नहीं होगा भाई, इसकी कमी होगी तो क्या होगा, हैमरेज हो जाएगा। यानी हैमरेज का मतलब क्या होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग,
यानी बहुत ही ज़्यादा, अगर कहीं हमें चोट लगता है, कट जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा ब्लड बहना शुरू हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा ब्लड बह जाता है। इसके सिम्टम्स क्या दिखते हैं? तो वही सिम्टम्स हैं, अफेक्ट्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स। जैसे अगर हमें चोट लगेगा और ब्लड का बहना जल्दी नहीं रुकता है, बहाव नहीं रुकता है, तो हमें समझ लेना चाहिए या हमें डॉक्टर के पास मिलना चाहिए कि जो हमारी ब्लड क्लॉट है, जो ब्लड का थक्का जमना है या रुकना है, ये कम नहीं है। यानी इस तरह की चीज़ों को हम फेस कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा कि इन बीमारियों को, इन सिम्टम्स को अपने से रिलेट नहीं कीजिएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं, सम विटामिन्स आर वेरी सेंसिटिव, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव का मतलब किससे है? तो हीट और लाइट से ये सेंसिटिव होते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो विटामिन सी जो है आसानी से डिस्ट्रॉयड हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। कब भाई? ड्यूरिंग कुकिंग। अगर किसी भोजन में हम सोच रहे हैं कि इसमें साइट्रस फ्रूट में या लेमन में, ऑरेंज में या इस तरह की जो स्प्राउट है उनमें विटामिन सी मिलता है, और उसे हम अगर पकाते हैं, कुक कर देते हैं, तो उसमें से ये विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि ये हीट एंड लाइट से क्या है? ज़्यादा ही सेंसिटिव है। उसकी क्षमता जो विटामिन सी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि विटामिन सी जो रिच फूड हैं, यानी जिनमें आपको लगता है कि विटामिन सी है, उनको आप कच्चा ही खाइए। कच्चा यानी मीन्स जैसे हम नींबू है तो नींबू को पानी में पी सकते हैं, नींबू पानी के साथ पी सकते हैं। ऑरेंज है उसको हम खा सकते हैं। स्प्राउट है, अगर उसको हम बॉयल करके ना खाएं तो हमें उसमें विटामिन सी मिल जाएगा। दूसरी चीज़, स्कर्वी जो है, हमने बात किया था, किसकी कमी से होता है भाई स्कर्वी? तो विटामिन सी की कमी से होता है। तो स्कर्वी जो है, ये कह रहा है यहाँ पे, एक बात है यहाँ पे कि स्कर्वी वाज कॉमन अमॉन्ग सेलर इन एंशिएंट टाइम, यानी पुराने समय में, प्राचीन समय में ये स्कर्वी जो है ज़्यादातर किन में देखने को मिलता था? सेलर्स में, जो नाविक होते थे उनमें देखने को मिलता था। किस लिए भाई? कैसे? तो ड्यू टू लैक ऑफ क्योर, देखभाल नहीं हो पाती थी उनकी। बहुत सारे सेवरल सेलर्स जो हैं डाइड, मर गए इस बीमारी से ड्यूरिंग लॉन्ग वेयोगस। यानी लॉन्ग वेयोगस का मतलब है लंबी यात्रा में निकल जाते थे अपने नाव को लेकर के, और उनकी केयर नहीं हो पाती थी, उन बीमारियों का ध्यान नहीं दिया जाता था, तो उनकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन उसके बाद इन 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में एक स्कॉट के डॉक्टर थे, स्कॉटलैंड के, स्कॉटिश जेम्स लिंड। इन्होंने पाया, इन्होंने ढूंढा कि अगर हम साइट्रस फ्रूट को खाते हैं, खट्टे फलों को खाते हैं, तो हम स्कर्वी के होने से काफ़ी बचाव कर सकते हैं। यानी हम में स्कर्वी होने का चांसेस बहुत ही कम हो जाता है अगर हम खट्टे फल खाते हैं तो। फिर इसके बाद बात करते हैं डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स। अगर हमारे शरीर में मिनरल्स की कमी हो जाती है तो क्या दिक्कत होंगी भाई? तो सम, यहाँ पे हम देखेंगे सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स एंड देयर सोर्सेस, फंक्शंस एंड डिफिशियंसी डिजीज। फिर चार्ट के थ्रू ही हम देखेंगे कि मिनरल्स क्या हैं, उसके सोर्सेस क्या हैं, ये काम क्या करता है हमारे शरीर में, इसके फंक्शन क्या हैं, और इनसे होने वाली बीमारियां क्या हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे, हम सिम्टम्स को भी देखेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखिए, मिनरल ऑल्सो असिस्ट इन सर्टन केमिकल रिएक्शन। मिनरल भी कुछ न कुछ केमिकल रिएक्शन के थ्रू हमारे शरीर में, या जब हम बॉडी कुकिंग डज नॉट डिस्ट्रॉय देम, तो ये हमारे शरीर में कहीं ना कहीं ये भी असिस्ट करता है, कुछ न कुछ केमिकल रिएक्शन करके क्या करता है, उसको खत्म कर देता है हमारे शरीर के अंदर। तो जैसे अगर हम बात करें, अगर हम एक एक मिनरल की बात करें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैल्शियम की। तो इसके सोर्सेस क्या हैं? मिल्क एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। फंक्शन क्या करता है? तो स्ट्रेंथन्स बोन्स एंड टिथ एंड हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स। कैल्शियम से हमारा हड्डी, हमारी जो हड्डियां हैं, हमारे जो दांत हैं, ये
मजबूत होते हैं। और इसके साथ साथ अभी हमने बोला विटामिन के बारे में बात किया जो कि ब्लड क्लॉटिंग करता है, तो यहाँ भी कैल्शियम भी जो है ये हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग होने में। इससे डिफिशियंसी डिजीज क्या हो सकती है, तो ऑस्टियोपोरोसिस इन एडल्ट्स, रिकेट्स इन चिल्ड्रन। बच्चों में रिकेट्स नाम की बीमारी होगी और एडल्ट्स में, वयस्क में ऑस्टियोपोरोसिस। सिम्टम्स क्या होता है भाई, तो ब्रिटल बोन्स, जो हमारी हड्डियां हैं वो नाजुक हो जाती हैं यानी सॉफ्ट हो जाती हैं। एक्सेसिव ब्लीडिंग, ज़्यादा खून का बहाव। स्टेनेड ग्रोथ, हमारी जो ग्रोथ है शरीर का वो रुक जाता है। वीक टीथ एंड बोन्स, हमारे दांत जो हड्डियां हैं ये कमज़ोर होने लगते हैं। किसकी कमी से भाई, तो कैल्शियम की कमी से। फिर दूसरा है फॉस्फोरस की बात करते हैं, तो ये फॉस्फोरस जो है किन चीज़ों से मिल जाता है हमें, इसके सोर्सेस क्या हैं, तो सीरियल्स, पल्सेस, दाल या मिल्क, इन सभी से हमें फॉस्फोरस मिल जाता है। वर्क क्या करता है, तो स्ट्रेंथन बोन्स एंड टिथ, हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है। डिफिशियंसी क्या होगी, तो रिकेट्स इन चिल्ड्रन, इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। सिम्टम्स क्या दिखेंगे, तो वीकनिंग ऑफ बोन, हड्डियों का कमज़ोर होना। पुअर डेवलपमेंट ऑफ बोन, हड्डियों का ग्रोथ जो है, डेवलपमेंट जो है वो कम होना। नर्वस सिस्टम का भी ग्रोथ कम होना। मेंटल रिटार्डेशन, रिटार्डेड ग्रोथ, लॉस ऑफ वेट, अपने वजन में कमी होने लगेगी, हमारी ग्रोथ जो है रुक के होने लगेगी। मेंटल रिटार्डेशन यानी बुद्धि भी हमारा धीरे धीरे काम करना करेगा यानी स्लो वर्क करेगा। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट मिनरल की, आयरन की। इसके सोर्सेस क्या हैं, तो सीरियल्स, पल्सेस, मीट एंड ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स। एक चीज़ हम गौर कर रहे हैं कि इन सभी मिनरल्स, विटामिन जो भी हमने अभी देखा या अभी तक जो देखा, इनमें मोस्ट ऑफ द सब में लगभग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इंक्लूडेड है। और शायद इसीलिए हमारे घरों में हमारे बड़े, हमारी मम्मी पापा जो भी हैं हमारे, वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए क्या करते हैं, प्रेशराइज्ड करते हैं। यानी हमें उनकी बात को मानना चाहिए, हमें ये चीज़ फॉलो करना चाहिए। देखेंगे फंक्शंस क्या है, तो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड रेड ब्लड सेल्स। आयरन जो है हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन की मात्रा को क्या करता है, बढ़ाता है। अगर इसकी कमी होगी तो क्या परेशानी होगी, तो एनीमिया। और इसके साथ अगर हम बात करें तो सिम्टम्स क्या दिखेंगे भाई, तो पेल बॉडी कलर यानी हमारा शरीर पीला पड़ जाता है। बॉडी फैटीज है ना, शरीर में थकान शुरू होने लगता है। वाइट नेल्स, हमारे जो नाखून है वो सफ़ेद से पड़ने लगते हैं। हमारा वेट कम होने लगता है। हमारे हाथों में सूजन हो जाता है, पैरों में सूजन हो जाता है। यानी आयरन की कमी से ये सारी परेशानियां हमें देखने को मिल सकती हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट, आयोडीन क्या है, आयोडीन के सोर्सेस क्या है, तो फिश एंड साल्ट। ये क्या करता है भाई, फंक्शन क्या है, तो प्रॉपर वर्किंग इन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। हमने बात किया था पिछले पार्ट में कि थायराइड ग्लैंड जो है हमारे गले में होता है और इसी से हार्मोन निकलते हैं जो कि हमारे शरीर का एक प्रॉपर ग्रोथ करता है। तो इस चीज़ को पूरा करने के लिए यानी जो थायराइड ग्लैंड को प्रॉपर वर्क कराने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो आयोडीन की ज़रूरत होती है। अगर इसकी कमी होती है तो हमें क्या होगा भाई, डिजीज़ गैटियर, जिसको घेंघा रोग भी कहते हैं, गले में ऐसे सूजन जैसा हो जाता है। तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे देखते हैं, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड यानी हमारे गले में सूजन जैसा बड़ा फैलने लगता है, वो बड़ा सा मांस जैसा दिखने लगता है बाहर अंदर से ही। तो मेंटल रिटार्डेशन, हमारी बुद्धि जो है थोड़ा स्लो काम करने लगती है, हमारी जो ग्रोथ है वो क्या होती है, स्लो हो जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट मिनरल्स की, सोडियम एंड पोटेशियम। इसके सोर्सेस क्या है, तो साल्ट एंड मोस्ट फूड आइटम्स। अगर हम ज़्यादातर भोजन लेते हैं तो उसमें सोडियम और पोटेशियम हमें मिल जाता है। काम क्या करता है भाई, तो हेल्प इन मेंटेनिंग बॉडी एंड वाटर बैलेंस। हमारे शरीर में जो वाटर बैलेंस है उसको बनाए रखने में काम करता है, मेंटेन करता है। इसके कमी से क्या हो सकता है, तो बॉडी एंड मसल वीकनेस हो जाएगी, शरीर में हमारी मांसपेशियों में कमजोरी बनी रहेगी। इवन एक बीमारी का नाम है पैरालिसिस, जिसको कहते हैं हवा लगना,
यानी शरीर हल्का होना, हमारा जो एक पार्ट है, एक जो ऑर्गन है वो काम करना बंद कर देता है। सिम्टम्स क्या दिखते हैं? तो जनरल वीकनेस एंड डिहाइड्रेशन, हमें दस्त आना शुरू हो जाता है, हमारे शरीर में लगातार कमजोरी बनी रहती है। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारे शरीर में किस चीज़ की कमी हो रही है, सोडियम एंड पोटेशियम। फिर बात करते हैं मैग्नीशियम की, तो ये किसका, इसके सोर्सेस क्या हैं? तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स, चिकन एंड फिश, ये सभी इसके क्या हैं? सोर्सेस हैं। फंक्शन क्या करता है? तो रेगुलेट करता है किसको भाई? फंक्शन मसल्स एंड नर्वस सिस्टम को, हमारे नर्वस सिस्टम एंड मसल्स को फंक्शनिंग करने के लिए रेगुलेट करता है, यानी प्रॉपर ये फंक्शन करते रहे, इसलिए इसका काम है। दिक्कत क्या होगी हमें? तो वीक मसल्स एंड नर्वस, हमारा जो नर्वस सिस्टम है या जो तंत्रिकाएं हैं ये कमज़ोर होने लगती हैं, मसल्स जो हैं कमज़ोर होने लगते हैं। हमें सिम्टम्स क्या दिखेंगे? लॉस ऑफ एपिटेट, भूख कम लगेगा हमें, अपसेट रहेंगे हम, इधर उधर घूमते रहेंगे, स्टोमक, हमारा पेट गड़बड़ चलता रहेगा, एंड स्लीपनेसनेस, हमें नींद प्रॉपर नहीं आएगी। इन सभी मिनरल्स हो, प्रोटीन्स हो, विटामिन्स हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, इन सभी का हमने बारी बारी से एक एक करके देख लिया, इसके सोर्सेस क्या हैं, ये हमारे शरीर में काम क्या करता है, इससे होने वाली बीमारियां क्या हैं और इसके सिम्टम्स क्या हैं। ठीक है, आई होप एक बार फिर से आप रिवीजन कीजिएगा, क्लियर हो जाएगा क्या क्या दिक्कतें हैं, किन किन बीमारियां हैं, कौन कौन सी बीमारियों से। अब बात करते हैं डिफिशियंसी ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। तो जैसे सभी, अभी हमने बात किया कि जिस तरह से सभी मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए जितने इसेंशियल होते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए वाटर भी इसेंशियल है। अगर हमारे शरीर में वाटर की कमी हो जाती है तो ये एक कंडीशन को लीड कर जाता है, यानी एक परेशानी खड़ा कर देता है जिसका नाम है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन यानी हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाना। तो इससे क्या होगा? डिहाइड्रेशन कॉज लॉस ऑफ सॉल्ट, अभी हमने ऊपर बात किया कि सॉल्ट की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, हमारे शरीर में वीकनेस आने लगती है, और इस चीज़ को पूरा करने के लिए हमें ORS यानी ओरल रिहाइड्रेटिंग सोल्यूशन, जो कि ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ORS बोलते हैं, इसे उस पेशेंट को देना चाहिए जिसे बार बार दस्त लगता हो, जिसके शरीर में कमजोरी सी हो, तो इस चीज़ को उस पेशेंट को देना चाहिए। अब ये देखिए क्या है कि इट इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो हमारे घर गांव में छोटे छोटे जो हेल्थ सेंटर हैं वहाँ पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है ORS। इट कैन ऑल्सो बी मेड एट होम, ये इसे हम घर पे भी आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? तो ध्यान दीजिए, क्या मिक्स करेंगे? तो 8 चम्मच शुगर, 8 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक और 1 लीटर साफ पीने वाला पानी लेकर के इसको हम अच्छे से मिला लेंगे, और मिला करके उस पेशेंट को जिसे डिहाइड्रेशन है उसे हमें ये देना चाहिए, जिससे उसके शरीर में वीकनेस जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू होगी, उसे कुछ पावर आना शुरू हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं आगे, बात कर लेते हैं सैचुरेटेड फैट क्या होता है। टर्म है सैचुरेटेड फैट। अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो ये होता है संतृप्त वसा। क्या है इस टर्म को समझते हैं। ऐसे फैट जो रूम टेम्परेचर पर, यानी हमारे घरों में नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, ये क्या किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है भाई? तो सैचुरेटेड फैट कहा जाता है। और इसी के ठीक अपोजिट एक दूसरा टर्म आता है अनसैचुरेटेड फैट, यानी ये संतृप्त वसा है तो ये क्या हो जाता है? असंतृप्त वसा।
असंतृप्त वसा। ये क्या होता है? तो यहाँ पे ये बात आ रही है कि रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड के फॉर्म में होता है, ठीक उसी तरह से ये रूम टेम्परेचर में किसके फॉर्म में होता है भाई? लिक्विड के फॉर्म में होता है। यानी ऐसे फैट्स जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के फॉर्म में हो अनसेचुरेटेड फैट होते हैं, और सेचुरेटेड फैट क्या है? तो जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड के फॉर्म में हो वो क्या है? सेचुरेटेड फैट। आगे देखिए, अब फैट्स जो हैं, देखिए फैट्स क्या है भाई? तो सॉल्युबल विटामिन्स, ऐसे विटामिन्स जो हमारे फैट टिश्यू में स्टोर्ड होते हैं। जैसे हमारे शरीर में फैट भी है, तो इस टिश्यू में ऐसे विटामिन जो स्टोर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन। यानी जो ऐसे विटामिन्स जो हमारे फैट में घुले हुए हैं, मौजूद हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन्स। फिर बात आती है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। क्या होता है भाई? दो तरह के विटामिन्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो हमारे फैट में, जो हमारे शरीर के जो फैट हैं, फैट टिश्यू हैं, वहाँ पे वो स्टोर्ड है, रखे हुए हैं या जमा हैं, उनको हम बोलते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स। और दूसरी चीज़ है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। क्या है? तो ऐसे विटामिन्स जो कि स्टोर्ड होते हैं इन द बॉडी, यानी नहीं होते हैं, आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, हमारे शरीर में स्टोर नहीं होते हैं, और इनकी ज़रूरत हमें रेगुलरली पड़ती है, हमेशा पड़ती है। और हम इस किसके थ्रू लेते हैं? तो फूड के थ्रू लेते हैं। ऐसे विटामिन्स को हम बोलते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। यानी दो तरह के विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन्स और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। ऐसे विटामिन्स जो हमारे फैट टिश्यू में स्टोर होते हैं, ठीक है, और वो हमारी बॉडी की नीड के अनुसार वो ले लिए जाते हैं, यूज़ कर लिए जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स। फिर दूसरा टर्म्स आता है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। इसमें वैसे विटामिन जो हमारे शरीर में स्टोर नहीं होते हैं, इनको प्राप्त करने के लिए, या ये विटामिन हमें अगर चाहिए होगा तो इनको हम प्रॉपर रेगुलरली जो फूड लेते हैं अपने भोजन में, जो इनको हम प्राप्त करते हैं, ऐसे विटामिन्स को वाटर सॉल्युबल विटामिन कहा गया है। फिर एक टर्म आता है मैक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स का क्या मतलब है? ऐसे मिनरल्स, ध्यान देना, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, यानी ऐसे मिनरल्स जो हमारे शरीर में लार्जर अमाउंट में ज़रूरत पड़ती है, ऐसे मिनरल्स की जो हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में जिनकी ज़रूरत पड़ती है, उनको हम बोलते हैं मैक्रो मिनरल्स। अगर यहीं पे होता माइक्रो, तो माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब होता है कम। यहां पे ये कह रहा है लार्जर में अमाउंट में चाहिए, इसलिए किस लिए भाई? तो ये है मैक्रो। मैक्रो का मतलब होता है बड़े अमाउंट में, और माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म या कम। फिर हम आगे बात कर लेते हैं ट्रेस मिनरल्स क्या होते हैं। तो ट्रेस मिनरल्स देखेंगे, ऐसे मिनरल्स जो हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में इसकी आवश्यकता पड़ती है। ऐसे मिनरल्स, जिन मिनरल्स की आवश्यकता हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेस मिनरल्स। फिर हम बात करते हैं डाइटरी फाइबर। हमने ऊपर भी बात किया था, पिछले में भी, रफेज। रफेज को ही क्या बोलते हैं? फाइबर बोलते हैं, ठीक है। तो डाइटरी फाइबर्स क्या है? तो द पोर्शन ऑफ प्लांट्स, ध्यान दीजिएगा, द पोर्शन ऑफ प्लांट फूड दैट डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी बट हेल्प इन मेंटेनिंग अ हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड डाइटरी फाइबर्स। ऐसे पौधों के पार्ट, ऐसे पौधों का भोजन जो हम लेते हैं जिनमें किसी भी प्रकार का हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है, लेकिन ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है, उस डाइटरी फाइबर्स को, उस न्यूट्रिएंट्स को क्या बोलते हैं? डाइटरी फाइबर्स। क्लियर है?
ऐसे पौधों का, जो हम पौधों से भी भोजन प्राप्त करते हैं, तो ही है प्लांट फूड। ऐसे भोज्य पदार्थ जो पौधों से प्राप्त होते हैं और उनमें किसी भी प्रकार का न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं मिलता, लेकिन वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्वस्थ रखते हैं, वैसे न्यूट्रिएंट्स को हम डाइटरी फाइबर्स कहते हैं। हमने बात कर लिया, अभी ऊपर भी बात किया हमने, बैलेंस डाइट क्या है। तो ऐसा भोजन जो हम एक पर्याप्त मात्रा में सभी डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो हैं, जितने भी हैं, वो सब एक पर्याप्त मात्रा में दे देता हो, उनमें मौजूद हो, और वो हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल हो, हेल्दी फंक्शनिंग करने के लिए हेल्पफुल हो, वैसे भोजन को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट। हमने ये भी देखा डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या है। तो वैसी बीमारियां जो हमें न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण हो जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं? डिफिशियंसी डिजीज़, यानी कि खाने पीने की कमी से होने वाला रोग। फिर है ये सभी, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, हमने पीछे भी बात किया कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर्स आर क्या हैं? ये मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या देता है हमें, एंड फैट, ये दोनों क्या देते हैं? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, ये हमें हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। प्रोटीन क्या करता है भाई? तो ये हमारा मसल बिल्डिंग करता है, एंड रिपेयरिंग वर्न आउट टिश्यू, जो टिश्यू जो मर जाते हैं या जो खत्म हो जाते हैं, उन टिश्यू को रिपेयर करने का काम करता है। कौन? तो प्रोटीन। विटामिन्स की क्यों आवश्यकता होती है, विटामिन एंड मिनरल्स की हमारे शरीर में? तो इससे हमारा बॉडी जो फंक्शनिंग है ये नॉर्मल चलता रहता है, यानी हम ठीक ठाक काम करते रहते हैं। ठीक है। अब बैलेंस डाइट शुड इंक्लूड फूड आइटम्स फ्रॉम 4 बेसिक फूड ग्रुप्स। अगर हम बैलेंस डाइट को डिवाइड करना चाहें तो इसमें हम 4 बेसिक फूड आइटम्स इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे हमने ऊपर बात किया था, मिल्क और फ्रूट, मीट, है ना, सीरियल्स, अनाज, ये 4 ग्रुप में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो हमारे शरीर में क्या दिक्कत होगी भाई? तो हमारे शरीर में एनर्जी की कमी होगी, हमारे शरीर में स्टेमिना की कमी होगी, हमें थकान महसूस होगा। ठीक है। अगर प्रोटीन की कमी है तो क्या होगा? क्वासिरकोर हो जाएगा। अगर ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी हो जाए कंबाइन रूप से तो क्या हो जाएगा भाई? तो मैरास्मस हो जाएगा। ये पॉइंट्स को याद रखना है। अगर हम बात करें डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स जो हैं, ये क्या लाते हैं भाई, क्या करते हैं? तो ये नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रतौंधी, बेरी, अलग अलग विटामिन्स अलग अलग दिक्कतें प्रदान करते हैं हमें। एनीमिया, स्कर्वी, रिकेट्स, है ना। डिफिशियंसी ऑफ वाटर कैन क्या कर सकता है? तो डिहाइड्रेशन ला सकता है। इसके कारण पानी की कमी से क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा। अगर हमारे शरीर में मिनरल की कमी हो गई तो क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं? ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स, एनीमिया एंड गोइटर। ठीक है। तो इन सभी के साथ हम क्या करते हैं, इस चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भाई या आप पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के लिंक में मैं पहले पार्ट को भी जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले पार्ट का लिंक जो है अटैच कर दूंगा, आप उसे भी देखें, फिर इसके बाद इस पार्ट को देखें तो अच्छे से समझ में आएगा। और जहाँ भी कुछ परेशानी हो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर अवगत कराएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।